तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं लिम्ब डेवलपमेंट इन वर्टिब्रेट्स। ओके, सो वर्टिब्रेट्स में है वो कोऑर्डिनेट्स में जो वर्टिब्रेट्स है उसमें है वो सारे ही आते हैं टेट्रापोड्स। ओके, जैसे कि हम टेट्रापोड्स के बारे में मेनली इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे। टेट्रापोड यानी जिसमें 4 लिम्स होते हैं, जैसे कि हम भी वर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये है यहाँ पे हमारे पास है वो जो ऊपर वाले जो जिसे हम बोलते हैं फोर लिम्ब। ठीक है, 2 हाथ होते हैं हमारे, 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, सो वीडियो को रोक के थोड़ा सा है वो सुधार लिया हमने। तो ये जैसे कि है 4 लिम्ब बोलते हैं इसको, ये याद रखना आपको। ये ऊपर वाले है वो 4 लिम्ब होते हैं, एंड जो नीचे के जो 2 लिम्स होते हैं जैसे कि पैर हमारे अंदर होते हैं, सो उन्हें हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ओके, सो जैसे कि चिक भी है वो अपने वर्टिब्रेट्स में टेट्रापोड्स में है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो चिक के बारे में भी हम देखेंगे, जो जितना भी है वो कंसेप्ट है वो देखेंगे हम। सो ये आप सभी को याद रखना, जो 4 लिम्ब होते हैं वो ऊपर वाले जो 2 लिम्स होते हैं उन्हें 4 लिम्स बोलते हैं। नीचे वाले जो होते हैं पोस्टीरियर साइड में उन्हें बोलते हैं हम हाइंड लिम्स। ओके, सो इसमें भी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। आगे हम देखेंगे ऑटोपोड, जुगोपोड एंड स्टाइलोपोड्स, तो वो भी हम सारा है वो डिस्कस करने वाले हैं। कौन से एंजाइम, कौन से जीन इनमें इन्वॉल्व है, तो वो शुरू करते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फिर से बनाऊँ डायग्राम, तो मान लो यहाँ से है वो हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट शुरू होना है इस वाले पोर्शन से, और इस वाले पोर्शन से है वो 4 लिम्ब का डेवलपमेंट शुरू होना है। सो वो पोलैरिटी जब डिसाइड हो जाएगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट है वो साथ में ही है इनका शुरू होगा। ठीक है, हाइंड लिम्ब एंड 4 लिम्ब का। लेकिन जब डेवलपमेंट होगा, जब पास वाले जो ये वाले रीजन होंगे, जो यहाँ से जहाँ से डेवलपमेंट शुरू होगा बर्ड से, ओके, जिसे बोलते हैं लिम्ब बर्ड, यहाँ से जब जो पास वाला रीजन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल रीजन। और ओके, प्रोक्सिमल रीजन होगा ये। एंड जो जैसे ही दूर जाते जाएंगे, जो दूर वाला जो रीजन होगा, जैसे कि इधर वाला रीजन, उसको बोलेंगे हम डिस्टल पार्ट। ओके, सो वो डिस्टल पार्ट होता है। और इन डिस्टल एंड प्रोक्सिमल पार्ट में कौन सी सिग्नलिंग चलती आ रही है वो सारी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस हाथ के बारे में भी अगर हम बात करें, सो इसके जो ऊपर वाला जो हाथ वाला रीजन होता है उसे हम डोर्सल बोलते हैं। एंड जो नीचे है वो हथेली वाला रीजन होगा वो हमें है वो डोर्सल वेंट्रल होगा। ठीक है, सो डोर्सल एंड वेंट्रल कुछ इस प्रकार से एक्सिस की हमने बात की। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें, सो जो ये 4 लिम्स होते हैं ऊपर वाली, जो ये बर्ड्स में है वो है वो बर्ड्स में है वो विंग का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, विंग इन बर्ड। ओके, सो ये कुछ बातें वो ध्यान में रखने वाली है। एंड आगे अगर हम बात करें कि लिम्ब डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, जैसे कि इस वाले रीजन में है वो हमारा है वो बनना है, तो इस वाले रीजन में जैसे कि होगा क्या, जैसे कि इस वाले रीजन पे है वो बनना है, सो यहाँ पे होगा क्या, जो ये वाला रीजन है, ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हो वो तो एक्टोडर्म की होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो इसके अंदर जो यहाँ पे पास में जो सेल्स होगी वो है मेसेनकाइमल सेल होगी, मेसोडर्म सेल्स होगी। ठीक है, सो मेसोडर्म की जो सेल्स होगी, एंड यहाँ पे है वो हमें देख सकते हैं हम, जो ये यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, यहाँ पे मेसेनकाइम सेल्स देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये सेल्स है वो मेसोडर्म की सेल्स है, जो कि है वो यहाँ पे है वो लेटर प्लेट ऑफ मेसोडर्म भी होता है। ठीक है, LPM, जो कि फ्यूचर में है वो बनाएगा जो लिम्ब का स्केलेटन है। ओके, सो वो बनाता है लिम्ब स्केलेटल। ओके, जो हमें वो हड्डियाँ यहाँ पे है वो हाथ में जो हड्डियाँ देखने को मिलती है, ठीक है, बोन्स। ठीक है, सो वो है यहाँ पे है वो LPM है वो आगे डिवाइड होके है वो बनना। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है, जो मेसेनकाइमल सेल्स जो यहाँ पे होती है एक्टोडर्म के नीचे, वो है वो रेपिडली डिवाइड करने लगती है। डिवाइड करने लगने के बाद में क्या होगा, ये जो एक्टोडर्म लेयर है ये थोड़ा बल्ज आउट हो जाएगी, और ये सेल्स है वो थोड़ा डिवाइड करने के कारण है ये कुछ यहाँ पे है वो आप देख रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से है वो बल्ज आउट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्ब बड। ओके, सो लिम्ब बड का है वो फॉर्मेशन यहाँ पे है वो देखने को मिलता है। लिम्ब बड में आगे कौन सी सिग्नलिंग चलती है वो भी देखते हैं। अब एक बात और देखने को मिल रही है, यहाँ पे एपिथेलियम लेयर है और ये मेसेनकाइमल सेल्स है वो यहाँ पे डिवाइड हो रही है और सिग्नल दे रही है यहाँ पे आगे बल्ज आउट करने के लिए, और आगे ग्रोथ भी होगी। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन सा देखने को मिल रहा है, एपिथेलियम मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। ठीक है, एपिथेलियम मेसेनकाइमल इंटरेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप सभी के सामने। ये जो सेल्स होती है वो सोमाइट सेल्स ही होती है, जो कि आगे है वो मसल्स का फॉर्मेशन है वो करती है मेसेनकाइमल सेल्स। अब यहाँ पे है वो लिम्ब फॉर्मेशन में 3 डोमेन देखे जाते हैं। ओके,
लिम्ब बड में, यहाँ पे लिम्ब बड हमने ऊपर जो शो किया उसमें है वो 3 डोमेन्स देखे जाते हैं ऑफ लिम्ब बड के, ठीक है, लिम्ब बड के यहाँ पे वो कौन से होते हैं। एंड यहाँ पे हम थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे P2 जोन होता है, ZPA डोमेन एंड AER डोमेन देखने को मिलता है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि P2 को तो हम बोलते हैं, यहाँ पे है वो प्रोग्रेसिव जोन बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस जोन बोलते हैं। प्रोग्रेस जोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे उस वाले एरिया में हमने देखा कि हाईली प्रोलिफरेशन वो कर रही थी मेसेनकाइमल सेल्स, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे है वो P2 जोन में होता है वो सब। सो क्या होता है P2 जोन में, हाईली प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल, ठीक है, मेसेनकाइम सेल। और वहाँ पे जो सेल्स होती है P2 जोन में, यहाँ पे वो बहुत सारी डिफ्रेंशिएट हो जाती है जब, लेकिन वो सेल्स हमें पता है कि उन सेल्स ने अपना फेट नहीं लिया है, उन सेल्स ने, वो सेल्स क्या बोन्स बना रही है, वो सेल्स क्या ओनली पर्टिकुलरली स्किन थोड़ी बना रही है। सो वो सारी सेल्स है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, डिफ्रेंशिएट अभी नहीं हुई है, ठीक है। सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड जोन है वो बनता है। सो नेक्स्ट हमने P2 जोन की बात की, यहाँ पे वो सेकेंड हम बात करें ZPA जोन की। सो ZPA नाम क्यों पड़ा इसका, ZPA नाम बिकॉज जोन ऑफ पोलराइजेशन एक्टिविटी, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये जो है मोस्ट पोस्टीरियर जो साइड होता है, ये जैसे कि लिम्ब बड है यहाँ पे है वो पोस्टीरियर की साइड में है वो ZPA जोन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे है वो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है पोलराइजिंग एक्टिविटी में है वो ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में है वो इसका है वो है योगदान है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर हम तीसरी अगर हम बात करें AER की, ठीक है, सो AER से नाम से ये स्पष्ट होता है, एपिकल एक्टोडर्मल राइज नाम से। सो एपिकल एक्टोडर्म राइज, ठीक है। सो जो एपिकल जो रीजन था एक्टोड्रम वाला, सो एक्टोड्रम जो थिकनेस है वो राइज यानी थिकनेस जो बढ़ती है उसकी एक्टोड्रम की, ठीक है। यहाँ पे हम अगर ऊपर वाले देखें, सो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पे सिग्नलिंग जाती है मेसोड्रम से एपिकल एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन से जो बाहर की एक्टोड्रम जो लेयर है वो यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलती है और बाद में लिम्ब डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे इसको बोलते हैं AER, ठीक है, एपिकल एक्टोडर्मल राइज। तो इस वाले रीजन को ही है वो बोलते हैं बिकॉज है वो यहाँ पे थिकनेस है वो देखने को मिलती है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, लिम्ब बड बनता है। इस प्रकार से लिम्ब बड के ये 3 हमने रीजन देखे। अब कुछ जैसे कि हमने बात की यहाँ पे है वो ZPA रीजन पोलराइजेशन वाला एक्टिविटी वाला रीजन है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ सिग्नलिंग चलेगी रेटिनोइक एसिड वगैरह की। यहाँ पे हम आगे हम देखेंगे यहाँ पे है वो अनडिफ्रेंशिएट सेल्स होती है मेसेनकाइमल जो कि डिफ्रेंशिएट होती है P2 जोन हमने देखा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये एपिकल जो ये एक्टोड्रम वाला रीजन है जो कि थिकनेस हो रहा है, ठीक है, इस वाली सिग्नलिंग से, सो वो हमने देखा AER है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली प्रोटीन्स कौन से काम करते हैं, एक तो है RA रेटिनोइक एसिड, ठीक है। अब एक होता है होक्सिन। अब ये जो होक्सिन है वो पैटर्निंग में फॉर्मेशन में है वो हेल्प होता है, जहाँ कहाँ पे स्टाइलोपोड्स जुगोपोड्स, ओके, एंड ऑटोपोड्स है वो बनेंगे, ठीक है, मतलब प्रोक्सिमल वाला पार्ट में यहाँ पे है वो। फिर एक यहाँ पे है वो कोहनी के बाद वाला रीजन होता है एंड बाद में जो हथेली वाला रीजन है वहाँ पे है वो अलग अलग है, जैसे कि हॉक्स यहाँ पे है वो 10 एंड 11 एंड 12 हॉक्स ऐसे रिस्पेक्टिवली आगे हम देखेंगे कौन से जीन है वो एक्सप्रेस करते हैं। सो हॉक्स जीन का है वो कुल मिला के रोल है वो पैटर्निंग में है वो देखा जाता है, ठीक है। एंड आगे आता है मेन जो है वो TBX जीन है। वो TBX जीन है वो बताएगा हमें कि उसके अकॉर्डिंग ये फोर लिम्ब बनेगा या ऊपर वाला फोर लिम्ब बनेगा या फिर हाइंड लिम्ब है वो बनेगा। सो इसमें जैसे कि TBX अपना 5 है, TBX 5 अगर है वो रोल है वो फोर लिम्ब बनाने को है वो फोर लिम्ब बनाता है, ठीक है। एंड TBX 4 के कारण है वो बनता है हाइंड लिम्ब, ठीक है, नीचे वाला। सो नाम के बिल्कुल अपोजिट, हम नाम के ऊपर नहीं जाना है कि TBX 4 यानी फोर लिम्ब भी होगा, नहीं, TBX 4 है इसका मतलब वो हैंड लिम्ब बनाएगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही याद रखना है, इसके ऊपर ही है वो क्वेश्चन आते हैं सारे। अब यहाँ पे माउस में अगर हम है वो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें लिम्ब डेवलपमेंट की, सो यहाँ पे है वो शुरुआती लिम्ब डेवलपमेंट की शुरुआती में क्या देखा जाता है, जो RA का जो एक्सप्रेशन है, RA यानी रेटिनोइक एसिड का एक्सप्रेशन है वो हाई रहता है शुरुआती में, जो कि क्या करता है,
सो यहाँ पे शुरू में है वो डेवलपमेंट जब भी शुरू ही होता है, सो वहाँ पे आर का एक्सप्रेशन हाई होता है, और वो FGF8 जो होता है, जो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से FGF8 भी हमारे पास हेल्पफुल होगा। सो लेकिन वो है वो शुरू में आर जब हाई होता है वो FGF8 को एक्सप्रेशन को रोकता है, ठीक है, इसको रोकता है FGF8 को, प्रोटीन को, जो कि आगे है वो काम आएगा, लेकिन शुरू में ये काम नहीं आता। सो इसको रोकता है आर एंड यहाँ पे है वो कुल मिला के है वो TBX जैसे कि है वो फोरलिम की अगर हम बात करें, सो TBF5 को है वो यहाँ पे है वो एक्सप्रेशन कराता है आर की बात कर रहे हैं, जो कि FGF8 को रोकता है, जो कि आगे भी काम आएगा, लेकिन शुरुआत में है वो FGF8 को है वो रोकता है, और TBX5 को है वो एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे है वो एक और प्रोटीन होता है FL नाम का प्रोटीन, यहाँ पे है वो उसको है वो FGF8 है वो रोकता है एंड, लेकिन जो RA प्रोटीन है वो इसका एक्सप्रेशन को है वो बढ़ावा देता है, इसके बारे में भी, ठीक है। तो फोरलिम यानी फोरलिम के रिलेटिव कोई है, सो वो भी है वो इनडायरेक्टली है फोरलिम को है वो एक्सप्रेशन में है वो हेल्प होता है। सो यहाँ पे है वो जैसे होता क्या है, जैसे कि एक DNA है, DNA के मान लो FGF8 की हम बात करें, FGF8 का है वो DNA, मान लो DNA से उसका है वो mRNA बनेगा, ठीक है, mRNA बनेगा, उस mRNA से है वो मान लो FGF है वो प्रोटीन बन गया, FGF प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया। FGF प्रोटीन है वो अपने है वो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड होता है, FGF रिसेप्टर FGFR यानी FGF के रिसेप्टर के साथ में जब बाइंड होता है, जब आगे है वो उसकी जो सिग्नलिंग चलती है, सो उस सिग्नलिंग से होता क्या है वो फोरलिम के डेवलपमेंट को रोकता है, इसका मार का मतलब है फोरलिम रोकना, ठीक है। सो फोरलिम के है वो डेवलपमेंट को रोकता है, लेकिन शुरुआत में जो होता क्या है, जो RA है वो रोक देता है, रेटिनोइक एसिड अपना है वो रोक देता है, इससे DNA से mRNA बनने को ही रोक देता है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसकी FGF8 की, सो उसको ही है वो रोक देता है। सो यहाँ पे आगे हमें फोरलिम के डेवलपमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। सो अब यहाँ पे अगर म्यूटेशन केस की थोड़ी बात करें, सो म्यूटेशन केस की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे है वो म्यूटेशन केस देखने को क्या मिल सकता है, अगर मान लो है वो RA में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, ठीक है। सो रेटिनोइक एसिड क्या कर रहा था, फोरलिम बना रहा था, TBX5 है वो उसके TBX5 के एक्सप्रेशन को बना के है वो फोरलिम बना रहा था। सो यहाँ पे TBX5 है वो नहीं बनेगा, सो फोरलिम नहीं बनेगा इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली फोरलिम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। एंड अब ये जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये शुरुआती में हम देख रहे हैं, शुरुआती में जब सोमाइटिक सेल्स में जब डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वो सेल्स हम देख रहे हैं, जैसे कि ये है सोमाइटिक सेल्स। यहाँ पे और क्या रहा है, यहाँ पे हमने आगे हम वो सिग्नलिंग हमने देखी थी, RA है हमने है वो FGF को है वो रोक रहा था, ठीक है, FGF8 को, एंड यहाँ पे है वो TBX5 को यहाँ पे मान लो इन सेल्स में है वो एक्टिवेट करा रहा है। सो यहाँ पे सेल्स, यही सेल्स है वो आगे है वो फोरलिम का डेवलपमेंट कराएगी, लेकिन अगर एक यहाँ पे है वो एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है कि मान लो है वो इन सेल्स को है वो इधर की साइड में है वो ट्रांसफ़र करा दे, तो सो जो ये जो जीन्स है वो मान लो यहाँ पर भी है वो RA का एक्सप्रेशन है वो हाई, और TBX5 का यहाँ पे मान लो इनडायरेक्टली हम कह दें कि TBX5 का यहाँ पे एक्सप्रेशन हाई करा दे, या फिर इन सेल्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कराए, तो देखने को मिला कि जो लिम्ब डेवलपमेंट है वो यहाँ पे है वो अब दो पोजीशन है वो चेंज हो गई, यहाँ पे भी है वो जो है वो लिम्ब है, फोरलिम डेवलपमेंट है वो होने लग गया, ठीक है। सो इस प्रकार के है वो ट्रांसफ़र एक्सपेरिमेंट भी है वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं CSIR में। जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे इसी वाली रीजन में अब ये कि ये एक और ट्रांसफ़र अगर हम कर दे, तो यहाँ पे तो पहले से ही हो रहा था और यहाँ पे भी है वो होने लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ी है वो एक जो AER होती है, एपिकल एक्टोडर्मल जो राइज होता है वो बड़ा होगा, देखो बड़े रीजन में होगा, एंड है वो थिकनेस है वो बड़ी हो जाएगी, और जो रीजन है वो जो है वो बड़ा हो जाएगा लिम्ब बड का, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम वो आंसर है वो कर सकेंगे अगर हमने कंसेप्ट इजीली सीख लिया, ठीक है। इसका मतलब कुछ सोमाइट सेल्स ही है वो स्पेसिफाई करती है सेल्स को, जो कि है वो स्पेसिफाइड सेल ही है वो, ओनली वही सेल्स है वो फोरलिम को है वो बना पाती है, इसका मतलब तो यही होगा, ठीक है। अब देखो सोमाइटिक सेल स्टेज में हमने देखा कि RA का एक्सप्रेशन होता है, वहाँ पे FGF8 का रोल नहीं होता है, लेकिन जब आगे हम जब यहाँ पे है वो एक्टोड्रम की वाली स्टेज में जब AER आगे है वो आगे के डेवलपमेंट जब शुरू करते थे, वहाँ पे वो FGF8 का है वो एक्सप्रेशन चालू हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो ये मेसेनकाइमल्स की ये जो आप बीनीथ एक्टोड्रम के बीनीथ जो सेल्स देख रहे हो, वहाँ पे अब सिग्नलिंग चलती है, जो हम बात करिए थे एपिथेलियम मेसेनकाइमल इंटरेक्शन। सो वो कैसे होता है, जो यहाँ की जो सेल्स होती है जो कि अनडिफरेंशिएट सेल्स हम देखते हैं, वहाँ से वो एक सिग्नलिंग चालू होती है FGF10 की। यहाँ पे हम फोरलिम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ओके, सो FGF10 है वो यहाँ पे है वो इंड्यूस कराता है वो, और जो कि आगे है वो
कंपिटेंस यानी जो कि रिसीव कौन कराता है, जो एक्टोड्रम वाली जो सेल्स होती है वहाँ पे वो रिसीव होता है इनका, ठीक है। और इस चीज़ को स्टेबलाइज यहाँ पे वो कराते हैं WNT2B, ठीक है, से है ये सिग्नलिंग है यहाँ पे एक्टोड्रम में स्टेबलाइज होती है। एंड कंपिटेंस होता है मतलब रिसीव होता है, ठीक है। रिसीवर सेल्स होती है यहाँ पे, ये इंडक्शन सेल्स होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वो थिकनेस है वो देखने को मिलेगी इस वाली सिग्नलिंग से AER की। एंड यहाँ पे है वो रेसिप्रोकल सिग्नलिंग यहाँ पे AER से भी है वो। फिर है वो FGF8 है वो रिलीज़ होता है। एंड FGF8 है वो वापस से है वो इन्हीं मेसेनकाइमल सेल्स को है वो वापस से है वो सिग्नलिंग इंड्यूस करने को बोलती है थोड़ा, और वापस से है वो यही सर्कल चालू होता है। एंड इस प्रकार से वो लिम्ब डेवलपमेंट है वो आगे है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिव जो फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिल रही है, बिकॉज ये FGF8 है, FGF10 को पॉजिटिवली इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, फिर से ही एक्सप्रेशन बढ़ाने को ही। सेम इसका जैसे कि हाइंड लिम्ब में अगर एक्सप्रेशन होगा, हमने देखा कि FGF10 का यहाँ पे है वो स्टेबलाइज WNT2B से हो रहा है, यहाँ पे हम फोर लिम्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेम यही अगर हम हाइंड लिम्ब में अगर हम बात करें, सो हाइंड लिम्ब में है वो ये एक्सप्रेशन होगा जो FGF का, इसके स्टेबलाइज है वो करेगा WNT8C है वो स्टेबलाइज है वो कराएगा हाइंड लिम्ब में, ठीक है। एंड फोर्ड लिम्ब में हमने वो फोर्ड लिम्ब में बात की कि TBX5 इन्वॉल्व होता है, लेकिन हाइंड लिम्ब में अगर हम बात करें सो हाइंड लिम्ब में है वो TBX है वो 4 इन्वॉल्व होता है। एंड यहाँ पे है वो जैसे कि अगर स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये जैसे कि सोमेटिक सेल्स है, यहाँ पे है वो बीच में मेसेनकाइमल जो सेल्स होती है उनसे है वो क्या, यहाँ पे है वो FGF10 की सिग्नलिंग होगी, यहाँ पे है वो इसको है वो कौन स्टेबलाइज करेगा WNT8C। एंड यहाँ पे जो एक्टोड्रमल वाले रीजन में है वो इसको WNT3A है वो यहाँ पे है वो रिसीवर का काम करेगी, यहाँ पे स्टेबलाइज कराएगी यहाँ। एंड यहाँ पे है वो एक्टोड्रम वाले रीजन में हाइंड लिम्ब में भी यानी नीचे वाले जो 2 लिम्ब्स बनते हैं वहाँ पे भी है वो FGF8 है वो एक्टोड्रम वाले है वो फिर से रेसिप्रोकल सिग्नलिंग है वो चलाता है, मेसेनकाइमल सिग्नल्स को है वो सेल्स को है वो यहाँ पे है वो रिसीव करती है ये, और ये इंड्यूसर का काम करती है एक्टोड्रम वाली बाई FGF8, ओके। अब माउस में अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं माउस में हाइंड लिम्ब के फॉर्मेशन को, ठीक है। सो हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन इन माइस, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे है वो एक्टोड्रम वाली जो सेल्स है, मान लो इधर है, ठीक है, एक्टोड्रम वाली सेल्स है वो इधर है वो इसके पीछे है वो, यहाँ पे है वो लेटर प्लेट ऑफ मेसोड्रम की हमने देखी थी LP मेसोड्रम की जो सेल्स थी यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जब होता है यहाँ पे है वो एक प्रोटीन से यहाँ पे है वो आपको याद रखना है, जो आइसोलेट प्रोटीन है वो आइसोलेट 1 वो है वो बीटा कैटेनिन को है वो यहाँ पे इंड्यूस करता है, बीटा कैटेनिन को, ठीक है। WNT बीटा कैट होता है यहाँ पे आप सभी को पता है। सो बीटा कैट को है वो इंड्यूस करता है, साथ ही साथ ये इंड्यूस करता है TBX4 को, बिकॉज हमने बात की हाइंड लिम्ब में TBX4 इन्वॉल्व होता है। एंड इसको है वो स्टेबलाइज है वो PIT-X1 है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये भी इन्वॉल्व होता है इसमें, ये वो अगर यही नहीं होगा तो पैटर्न सही से नहीं बनेगा। सो PIT-X1 है वो TBX4 में भी स्टेबलाइजेशन में है वो हेल्पफुल होता है। एंड यहाँ पे है वो इससे आगे है वो TBX4 यानी हाइंड लिम्ब का शुरुआत हो गया, TBX4 यानी हाइंड लिम्ब के शुरुआती में जब होता है ये, एंड ये इससे आगे है वो जाके है वो FGF10 वाली सिग्नलिंग इंड्यूस करवाता है। और FGF10 वाली सिग्नलिंग इंड्यूस होते ही अब ये जो बीटा कैट है ये भी इसको कराता है, एंड ये जो ये होता है, ठीक है, दोनों तरफ इनकी सिग्नलिंग चलती है, ये इसको इंड्यूस कराता है, ये इसको इंड्यूस कराता है, ठीक है। अब जब TBX4 हमने देखा कि शुरुआती में ये इंड्यूस करवाता है, FGF10 को जब इंड्यूस करवा देता है, जो FGF10 आपको पता है ये सारा इस वाले सोमाइटिक सेल्स में है वो मेसेनकाइमल सेल्स में चल रहा है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे है वो मेसेनकाइमल सेल्स में FGF10 हमने बना दिया है TBX के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे हमने फोर लिम्ब में TBX5 देखते हैं, यहाँ पे TBX4 ने FGF10 बना देता है, कुल मिला के बात है ये मेसेनकाइमल में। लेकिन अब ये जो FGF10 है हमने पीछे भी देखा कि ये मेसेनकाइमल सेल्स से है वो एक्टोड्रम वाली सेल्स में जाती है, ठीक है। सो ये इसकी ब्यूटी है। और वहाँ पे है वो हाइंड लिम्ब में हमने देखा कि WNT3 यहाँ पे WNT हमने देखा था 3A से है वो स्टेबलाइज हो रही थी इन एक्टोड्रम। सो 3A से स्टेबलाइज है वो आगे होके है वो WNT ये कैनोनिकल पाथ, यानी WNT का कैनोनिकल पाथ तो आपको पता ही होगा, यानी कैनोनिकल पाथ यानी बीटा कैट इन्वॉल्व होता है इसमें, बीटा कैट इन्वॉल्व होके ये आगे सिग्नलिंग में जैसे कि WNT बीटा कैट सिग्नलिंग इसमें चलती है, और वो है वो आगे FGF8 के एक्सप्रेशन को है वो बढ़ाता है, जो कि आगे है वो AER के फॉर्मेशन में ये ऑब्वियसली हेल्प होता है। एंड ये रेसिप्रोकल यहाँ पे है वो सिग्नलिंग है वो देखने को मिलती है। FGF8 से हमें है वो लिम्ब बड का वो फॉर्मेशन और ज़्यादा वो देखने को मिलता है, AER यहाँ पे है वो फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लिम्ब बड इंडक्शन हमें देखने को मिलता है, लिम्ब बड है वो इंडक्शन होता है यहाँ पे FGF8 से, ठीक है। एंड कुल मिला के आगे है वो हमें वो हाइंड लिम्ब का है वो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है।
अब यहाँ पे म्यूटेशन केस भी है वो देखने को मिलता है कि म्यूटेशन केस क्या बन सकता है कि अगर CSIR में पूछ लिया जाता है कि पिटक्स 1 म्यूटेशन अगर हो गया तो क्या होगा। हमने पहले भी बात की कि पिटक्स इसको स्टेबलाइज करा रहा है TBX4 को। सो अगर यही नहीं होगा तो पैटर्न है वो सही से नहीं बनेगा, ठीक है। सो पैटर्न है वो करेक्ट, नॉट करेक्ट पैटर्न, ओके, करेक्ट पैटर्न है वो शो नहीं होगा, ठीक है, लिम्ब में, ठीक है। सो लिम्ब का जो पैटर्न है वो सही से हमें देखने को नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट म्यूटेशन केस हमें देखने को क्या मिलता है कि जो शुरुआती में है वो आइसोलेट से हमने शुरुआत की सिग्नलिंग, जो कि आगे TBX4 को है वो इंड्यूस करने को है वो देखने को मिल रहा है। सो ये आइसोलेट 1 ही अगर म्यूटेंट हो गया तो इसका यही फंक्शन नहीं कर रहा है, मान लो म्यूटेंट हो गया तो यहाँ पे वो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वो हैंडलिंग है वो देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज शुरुआती में सिग्नलिंग शुरुआती इससे हो रही है, यही शुरुआत नहीं करेगी। तो यहाँ पे वो हैंडलिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी। नो हैंड लिम्ब, नो इनिशियलाइजेशन ऑफ लिम्ब, ओके, लिम्ब फॉर्मेशन का इनिशियलाइजेशन ही नहीं होगा। अब ये हमने बात कर रहे हैं, अब हमने ऊपर हेडिंग भी डाली, हम बात की थी हमने माउस के अंदर, लेकिन जो चिक में है वो थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलता है। इन चिक है वो चिक जो हैंड्स वगैरह चीज़ों में है वो देखने को वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे है वो देखने को मिलता है हैंड लिम्ब में, ठीक है। हमने बात की जो फोर लिम्ब में वो थोड़ा सेम रहता है, लेकिन हैंड लिम्ब में है वो चिक में और माउस में क्या डिफरेंस रहता है माउस में हमने देखा, लेकिन जो चिक में है वो हैंड लिम्ब में है वो क्या होता है, यहाँ पे है वो एक अननाउन फैक्टर होता है, एक अननाउन फैक्टर होता है जो कि यहाँ पे तो हमने माउस में तो इजलेट 1 देखा, लेकिन यहाँ पे एक अननाउन फैक्टर होता है जो कि TBX4 को है वो यहाँ पे इंड्यूस कराता है, एंड यहाँ पे भी है वो PITX1 है वो इसको स्टेबलाइज कराता है, एंड ये TBX4 है यहाँ पे है वो FGF है वो 10 है वो यहाँ पे है वो WNT8C है वो इसको स्टेबलाइज कराती है, और आगे वो एक्टोड्रम है यहाँ पे है वो एक्टोड्रम आ जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी को अभी समझ में आने लग गया है कि ये यहाँ पे एक्टोड्रम में अलग सिग्नलिंग है वो इसके द्वारा इंड्यूस होती है FGF10 से, ठीक है, जो कि है वो यहाँ पे है वो WNT3 है स्टेबलाइज करवाता है, जो कि आगे है वो WNT बीटा कैट पाथवे के थ्रू FGF8 बनता है, जो कि लिम्ब बर्ड के फॉर्मेशन में आगे वो सारा सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे एक जो इजलेट 1 के इसकी इजलेट 1 नहीं होता है, यहाँ पे माउस में इजलेट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक अननाउन फैक्टर होता है, ठीक है, जिससे वो यहाँ पे फॉर्मेशन है वो TBX4 का यहाँ पे देखने को मिलता है। और फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब है वो दोनों सेम प्रकार से वो बनते हैं माउस एंड चिक में, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस भी है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। ऑब्वियसली एंटीरियर पार्ट में फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हमने देखते भी हैं, ठीक है। सो फोर लिम्ब में हमें है वो TBX5 है वो देखने को मिलता है, एंड वो फोर लिम्ब बनाता है, ठीक है। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट में ऑब्वियसली हम जानते ही हैं कि यहाँ पे है वो TBX4 के कारण है यहाँ पे हमें हैंड लिम्ब बनता है, लेकिन अब एक FGF ऑब्वियसली FGF है वो इन्वॉल्व होता है इनमें, लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है कि यहाँ पे है वो दूसरी जगह पे हम मान लो एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में मान लो यहाँ पे कुछ सोमाइट सेल्स में है वो, यहाँ पे हम एक्टोड्रम वाली सेल्स में है वो, यहाँ पे है वो FGF का इंडक्शन हम करा दें है वाया एक जो इंडक्शन है वो करा दे किसी प्रकार से एक्सपेरिमेंटल। सो वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ऊपर तो हमने देखने को जो मिला ही था फोर लिम्ब, नीचे हैंड लिम्ब है वो तो बनता ही है, साथ में यहाँ पे वो भी है वो काइंड ऑफ सेकेंडरी या टर्शियरी एक्सिस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो सेकेंडरी एक्सिस है वो फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि बिकॉज यहाँ पे वो कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि हैंड लिम्ब है या फोर लिम्ब। सो यहाँ पे वो दोनों है वो विंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैंड लिम्ब जो हैंड लिम्ब है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने को मिलता है। सो इससे हमें हमें कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो AER होता है जो एपिकल एक्टोड्रमल जो राइज होता है एक्टोड्रमल वाला रीजन, अगर उसको हटा भी दें हम, उसको हटाकर FGF का सोर्स अगर हम दे दें तो लिम्ब का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज FGF यहाँ पे AER एक्टोड्रम वाले रीजन में है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। इसको रिप्लेस करा सकते हैं हम, ठीक है। एंड FGF भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो माइनर जो FGF है उनको हटाने पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि FGF4 FGF9 FGF17, ओके। लेकिन जो मोस्टली जो अगर हम ज़्यादा ही है वो हटा देंगे FGF के जो टाइप्स को जो प्रोटीन्स को, सो वहाँ पे वो अफेक्ट है फिर वो लिम्ब फॉर्मेशन में अफेक्ट है वो देखने को मिलता है। अब AER के ऊपर है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल है वो क्वेश्चन वो बहुत सारे पूछे जाते हैं। AER को अगर है वो रिमूव है वो रिमूव करा दिया जाएगा तो क्या होगा, आगे लिम्ब डेवलपमेंट है जो जहाँ से हम रिमूव कराते हैं वहाँ के बाद में है वो डिस्टल पार्ट में है वो हमें है वो जो लिम्ब डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। स्केलेटन है मेन बात हम बोल रहे हैं, जो स्केलेटन आगे बढ़ रहा है जो ये लिम्ब बढ़ तो वो स्केलेटन है वो आगे है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, अगर AER अगर नहीं होगा तो
यहाँ पे डिस्टल लिम्ब है वो नहीं बनेगा। डिस्टल वाला पार्ट यानी आगे वाला पार्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है लगातार AER से, सो वो वाला वो भी रुक जाएगा बिकॉज AER हमने हटा दिया है, ठीक है। AER ही हटाने से तो यही होगा। लेकिन अब एक एक्सपेरिमेंट, ये तो चलो हम अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा AER है वो AER अगर हम ऐड करा देते हैं, एक्स्ट्रा AER मान लो इंचिक में है वो हम ऐड करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे विंग है वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। विंग डुप्लीकेट हो जाते, ऐसा नहीं कि यहाँ से वो प्रोक्सिमल पार्ट से ही है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, नहीं। लेकिन जैसे कि AER हटा रहे हैं हम, AER थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं शुरू होते ही हटा देंगे। सो जैसे कि यहाँ पे है वो बन रहा है अच्छे से, सही से बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो सही से बन जाता है, ठीक है। लेकिन हम ऐड कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है, AER ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा यानी कि यहाँ से ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मान लो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए चिक में, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिस्टल पार्ट में जो विंग है, वो विंग के जो पार्ट्स है वो यहाँ पे लिम्ब है वो में डुप्लीकेट, उसमें भी डुप्लीकेट वो देखने को मिलेंगे, डुप्लीकेट है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो वो शुरू से है वो कुछ इस प्रकार से, इसकी एक हड्डी है यहाँ पे है वो, ठीक है। सो ये कुछ एक अलग विंग वाला जो है वो बन गया, एक है वो यहाँ से है वो एक अलग विंग वाला बन गया। सो इस प्रकार से वो डुप्लीकेशन है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और बन सकता है, जो लेग की जो मिजेनकाइमल जो सेल है, लेग वाले, लेग यानी हैंड लिम्ब की जो मिजेनकाइमल सेल्स है, उनको हम अगर विंग की AER जो विंग यानी फोर लिम्ब की जो AER है होती है उसके बीनीथ यानी यहाँ पे है वो फॉर्मेशन मिजेनकाइमल को, लेग की मिजेनकाइमल को फॉर्मेशन करा दें तो क्या होगा, ठीक है, केप्ट बीनीथ द विंग AER, ठीक है। सो हम करा क्या रहे हैं, जैसे कि ये फोर लिम्ब है, ठीक है, एंड ये है वो हाइंड लिम्ब है। सो हाइंड लिम्ब की ये AER है, ये इसकी फोर लिम्ब की AER है, ठीक है। अब हम करा क्या रहे हैं, यहाँ की जो मिजेनकाइमल जो सेल्स है उन सेल्स को हम यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करा दे, रिप्लेस करा रहे हैं फोर लिम्ब की सेल्स में। यहाँ पे वो हमने डाल दी हाइंड लिम्ब की मिजेनकाइमल सेल्स, यहाँ पे AER फोर लिम्ब का ही है। लेकिन हमें पता है यार AER तो खाली आगे डेवलपमेंट में सहायता करता है, लेकिन सिग्नल तो कौन भेजता है, सिग्नल तो मिजेनकाइमल सेल्स भेजती है ना, सिग्नल तो मिजेनकाइमल सेल्स भेजती है, इंटरेक्शन तो वही करवाती है, इंडक्शन तो वही करवाती है। सो उनके अकॉर्डिंग ही जो सेल्स बनेगी। सो हमने वो हाइंड लिम्ब की डाली है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमें वो अपना अंडरस्टैंडिंग अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो प्रोक्सिमल वाला जो पार्ट होता है ना, जब यहाँ से जब शुरू होता है धीरे धीरे वो पहले वाला ही रहता है, बिकॉज इंडक्शन जो है वो शुरू में ही हो गया था। जैसे कि फोर लिम्ब है तो यहाँ पे फोर लिम्ब का इंडक्शन शुरू में ही हो गया था। सो यहाँ पे जो प्रोक्सिमल जो पार्ट है, इसीलिए हमने शुरू में प्रोक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट समझा था क्या होता है। सो जो प्रोक्सिमल शुरुआत वाला जो पार्ट है वो विंग वाला ही रहेगा, लेकिन जो बाद में वो इंडक्शन है वो काम करेगा इसका, कि थोड़ी देर बाद में जो डिस्टल में है वो डिस्टल में जब इसका इंडक्शन है वो काम करने लग जाएगा, तो वो यहाँ पे वो ऐसे विंग वाला जैसा फॉर्मेशन कराना था, तो वहाँ पे इसकी जगह है वो क्या कराने लग जाएगा, यहाँ पे है वो इसकी जो हड्डियाँ है वो जो लेग जैसा है वो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो लेग जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ऊपर वाले जो फोर लिम्ब में भी है वो लेग जैसा है, वो हैंड लिम्ब जैसा है वो स्ट्रक्चर इन डिस्टल पार्ट, ठीक है, डिजिटल पार्ट। ये वाले कुछ वो अंडरस्टैंडिंग से वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने वो डिजिटल पार्ट की भी फॉर्मेशन की हमने बात की, हम जैसे प्रोक्सिमल में धीरे धीरे बढ़ के आगे है वो आगे हम डिजिटल पार्ट तक बढ़ गए। अब यहाँ पे जो AER है अब वो आगे है वो अब हाथ की जो अंगुलियाँ है, डेक्टाइली है ना, वो बनाने का फॉर्मेशन चालू होगा। वो कैसे होगा, वो यहाँ पे ZPA भी फॉर्मेशन की में इसमें है वो कैसे, अब वो ZPA भी है वो हमने देखा था ZPA का, अब यहाँ पे रोल है वो समझ में आएगा हमें। ZPA यानी जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी यानी पोलैरिटी है वो किस प्रकार से यहाँ पे देखता है, वो जब अंगुलियाँ वो किस प्रकार से बनती है। यहाँ पे जो ZPA है वो यहाँ पे वो एक यहाँ पे प्रोटीन होता है सोनिक हेजहोग का प्रोटीन का यहाँ से वो शुरुआत होता है इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन होना। और ये है वो काइंड ऑफ जो पैराक्राइन फैक्टर या फिर पैराक्राइन नहीं बोल के मैं बोलूँ मॉर्फोजन ग्रेडियंट है, ठीक है। सो मॉर्फोजन ग्रेडियंट है ये। सो ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट नाम से पता चलता है, इसके यहाँ से वो शुरुआत होता है कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे जैसे दूर बढ़ता जाता है ये पोस्टीरियर साइड में होता है, पहले तो हम देख ले, यहाँ पे इंटीरियर साइड होता है, यहाँ पे जैसे जैसे इंटीरियर साइड में जाता है इसकी कंसंट्रेशन है वो कम होती है। सो अकॉर्डिंग टू दियर कंसंट्रेशन और वो कितने टाइम तक वहाँ पे रहती है उसके अकॉर्डिंग है वहाँ पे वो डेक्टाइलिस यानी
अंगुलियाँ वाली जो प्रोसेस है वो एंड एक्सिस है वो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जहाँ पे एकदम पोस्टीरियर पार्ट में जहाँ पे ZPA होता है वहाँ पे SHH यानी सोनिक हेजहोग की सिग्नलिंग सबसे हाई होती है। वहाँ पे वो डिजिट फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मान लो है वो 5 डिजिट देखने को मिलते हैं। तो सबसे यहाँ पे है वो पास में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सो वहाँ पे डिजिट 5 है वो फॉर्मेशन होता है। अब जैसे जैसे है वो जैसे आगे है वो यहाँ पे है वो कम है, रिस्पेक्टिवली कम है यहाँ पे कंसंट्रेशन। सो वहाँ पे है वो यहाँ पे है वो ज़्यादा देर तक एक्सप्रेस तो होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक है वो कौन एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे होता है वहाँ पे डिजिट 5 होगा। उससे कम देर तक यहाँ पे एक्सप्रेस होगा बिकॉज टाइम भी कम देर तक, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मोरफोजन ग्रेडियंट पहुँचने में भी टाइम लगा। तो ये है वो यहाँ पे कम देर तक एक्सप्रेस होगा इस वाले रीजन में और रिस्पेक्टिवली कंसंट्रेशन भी कम होगा। सो वहाँ पे डिजिट है वो 4 होगी। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम है तो यहाँ पे है वो डिजिट है वो यहाँ पे 3 होगी। यहाँ पे है वो डिजिट 2 होगी। लेकिन डिजिट 1 यानी अंगूठा जो होता है वहाँ पे है वो यहाँ पे इसकी जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होगी। सो ठीक है, सो नो कंसंट्रेशन ऑफ सोनिक हेजहोग। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी में बात करें सो अंगूठे में है वो यहाँ पे है वो डिजिट 1 में है वो यहाँ पे है वो इसके कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसके कारण यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि है वो यहाँ पे डिजिट 1 बनती है। एंड दूसरा एक और जीन होता है यहाँ पे है वो HOX-D13 है, वो भी इन्वॉल्व होता है इसके डिजिट 1 में यहाँ पे फॉर्मेशन में हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो मेन हमने बात की यहाँ पे जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेस होगा वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक टिकेगा। कितने टाइम तक वो टिक रहा है इसका एक्सप्रेशन है इस वाले एरिया में, वो है वो डिसाइड करता है कौन सी डिजिट है वो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नोट कंसंट्रेशन पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, थोड़ा लिटिल बिट डिपेंड करती है, लेकिन ज़्यादा वो कितने टाइम तक एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में है वो मोरफोजन, यही वाले मोरफोजन यहाँ पे पहुँचते हैं तो टाइम इसमें भी कुछ टाइम लग जाता है। सो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कम देर तक है वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे म्यूटेशन केस वो क्या देखने को मिल सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि यहाँ पे है वो हैंडलिंग में वो मान लो SH या सोनिक हेजहोग का एक्सप्रेशन नहीं है। सो वहाँ पे ओनली है वो डिजिट है, एक ही डिजिट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा फर्स्ट वाली, और बाकी सारी कंसंट्रेशन जो टाइम के वो है SH के जो सोनिक हेजहोग के डिपेंडेंट है वो वाली है वो डिजिट्स है वो सारी नहीं बनेगी। ठीक है, एंड माउस में अगर हम बात करें जो सोनिक हेजहोग के लिए जो जीन होता है उस, ठीक है, और इसमें गली 3 भी है वो डिपेंड होता है माउस में। ठीक है, SHH सोनिक हेजहोग एंड जो गली 3 है, सो उसके जो रिलेटिव जो जीन होते हैं जिनसे है वो ये बनते हैं, सो वो जीन अगर है वो नॉकआउट अगर हो जाए, सो वो अगर है वो नॉकआउट हो जाए तो उसमें जो माउस में क्या देखने को मिलता है, लिम्ब में जो अंगुलियाँ है वो तो बनती है लेकिन है वो स्पेसिफाई है वो इतनी नहीं होती है। ठीक है, सो वो लिम्ब है वो बिकॉज अंगुलियाँ अजीब से डिफॉर्म टाइप में बनेगी, आप समझ गए ना, तो वो अजीब सी बनेगी, अच्छे से पैटर्न वगैरह नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफाई अच्छे से है वो नहीं होगी। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट है वो देखा गया है कि ये जो हमने HOX-D13 है वो देखने को मिला था डिजिट 1 में, लेकिन HOX-D12 जो होता है उसको अगर हम यहाँ पे अंगूठे की साइड में यानी डिजिट फर्स्ट की साइड में है वो इंजेक्ट अगर हम कराते हैं थंब की साइड में, सो वहाँ पे वो देखने को मिलता है कि जो डिजिट 1 है वो डिजिट 5 यानी पोस्टीरियर वाली की है उसकी तरह वो देखने को वो यहाँ पे है वो मिली। सो ये भी एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट देखने को क्या मिल सकता है, ये जो ZPA जो ये वाला रीजन है जो नो पोलराइजिंग जो कि पोलैरिटी वो डिसाइड है वो कर रहा है यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, अंगुलियों में भी पोस्टीरियर की साइड में डिजिट 5 हमें देखने को मिल रहा है। सो ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पे है वो इधर की साइड एंटीरियर की साइड में है वो ट्रांसफर अगर हम करा दिया जाए, ये भी एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। सो यहाँ पे तो पहले से ही है, यहाँ पे हमने ट्रांसफर करा दिया। सो यहाँ पे है वो जैसे कि 4 ही डिजिट वाला एनिमल अगर देखें सो 4 डिजिट यहाँ पे बनेगा, 4 ही यहाँ पे बनेगा, रिस्पेक्टिवली 3 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ पे 3 वाली डिजिट यहाँ पे बनेगी, सो 2 वाली यहाँ पे। सो इस प्रकार से पैटर्निंग है वो कुछ वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सो डुप्लीकेशन है वो डिजिट का है वो डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वो कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम देखो, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हम CSIR नेट कर रहे हैं यार, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है वो रखनी होगी हमें, थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे सारा हम क्वेश्चन है वो कर देंगे। म्यूटेशन या कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस अब आपके सामने कुछ भी ला दो। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक्टोपी जो रीजन होता है जहाँ पे है वो, अब एक्टोपिक रीजन जहाँ पे है वो हम SHH वो सोनिक हेजहोग एक्सप्रेस कराते हैं, जो जहाँ पे है वो नहीं बन रही है वहाँ पे भी है वो बनने की वो लग जाती है एक्टोपिक रीजन में। ठीक है, बिकॉज डेक्टाइलिज ओके, डेक्टाइली यानी अंगुलियाँ। एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की हम अगर बात करें सो यहाँ पे वो डोर्सल वेंट्रल की एक्सिस की अगर हम बात करें सो यार अच्छे से बन जाया करे,
सो अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। सो ये मान लो अंगूठा है, ये अंगुली है, ये बीच वाली अंगुली, ये है, ये चिटली है। सो ये ऊपर वाला जो रीजन जो ज़्यादातर डार्क रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये डोर्सल होता है, ठीक है, ये डोर्सल होता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो नेल्स है वो दिखती है, हम ऐसा मान ले, ठीक है। जो नेल्स वो यहाँ पे वो दिखती है, सो वो यहाँ पे है वो डोर्सल वाला साइड होता है। यहाँ पे वेंट्रल वाला जो पाम एरिया में है वो वेंट्रल होता है, ठीक है। सो वेंट्रल होता है, वहाँ पे है वो। हम अब यहाँ पे डोर्सल एरिया है वो कौन बनाता है, यहाँ पे है वो WNT7A है, ये है वो डोर्सल है वो बनाता है, ये आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे WNT7A है वो किससे है, वो जो बीटा कैट, ऑब्वियसली बीटा कैट WNT है वो सिग्नलिंग चलती है, और यहाँ पे है वो LMX1 है वो एक्सप्रेस होता है, जिससे वो डोर्सल है वो यहाँ पे है वो इक्टोडर्म वगैरह से वो डोर्सल एक्सिस यहाँ पे वो देखने को मिलती है। अगर WNT7A अगर म्यूटेंट हो जाएगा तो यहाँ पे डोर्सल वाला रीजन है वो यहाँ पे है वो नेल्स वगैरह वो देखने को नहीं मिलेगी। नेल्स है वो यहाँ पे वो क्वेश्चन में आएगा कि नेल है वो पिटेला सिंड्रोम, नेल पिटेला सिंड्रोम देखने को मिलेगा अगर है वो WNT7A नहीं होगा, ठीक है। तो वो बिकॉज डोर्सल वाला रीजन जो वेंट्रल वाले रीजन के जैसे ही है वो दिखने लग जाएगा यहाँ पे वो ये कुछ नेल्स वाला पोर्शन है वो सही से नहीं बनेगा। सो नेल पिटेला सिंड्रोम है वो इस प्रकार से वो देखने को मिलता है WNT7A में म्यूटेशन होने के कारण। WNT7A ले लो, चाहे ये LMX1 ले लो, प्रोटीन्स ले लो, ठीक है। सो बहुत साइड है वो पाम जैसी है, वो पाम वाले एरिया जैसी है वो दिखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको LMX1 को है वो यहाँ पे LIM1 भी है वो बोलते हैं कभी कभी। सो यहाँ पे कुछ एक और जो टर्म है वो यहाँ पे CSIR में पूछ लिया जाता है। जो RA से है वो शुरुआती हमने देखा था कि इस प्रकार से लिम्ब डेवलपमेंट शुरुआत हुआ था। यहाँ पे जो शुरुआती वाले जो रीजन है वो प्रोक्सिमल है वो देखने को मिला था यहाँ पे है वो। लेकिन अब यहाँ पे नई चीज़ हम क्या सीखने वाले हैं, जो शुरुआती वाला जो रीजन हम हाथ पे भी देखते हैं, कोहनी से जो पहले वाला जो रीजन होता है उसको हम है वो स्टाइलो वाला रीजन बोलते हैं, स्टाइलोपोड्स, ओके। एंड जो कोहनी के बाद में और पाल्म के पहले तक वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम ज़िगोपोड्स, ठीक है। एंड जो कोहनी वाला जो लास्ट वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम ओटोपोड्स, ओके। अब ये जो डिस्टल वाला पार्ट है, ओके, ये डिस्टल वाला पार्ट है। अब यहाँ पे वो कौन से जीन एक्सप्रेस होंगे वो सारा अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राफ है वो पूछ लिया जाता है CSIR नेट में, ठीक है। स्टाइलोपोड्स, जाइगोपोड्स एंड ओटोपोड्स, उसमें किस प्रकार के जीन है वो, जैसे कि RA और WNT-FGF8 का एक्सप्रेशन किस प्रकार से देखने को मिलता है। जो स्टाइलोपोड्स है वो शुरुआती में होता है, प्रोक्सिमल वाला पार्ट होता है स्टाइलोपोड्स। सो यहाँ पे वो RA का एक्सप्रेशन है वो हाई रहता है इस प्रकार से, बिकॉज शुरुआती है वो RA से, रेक्टिनोइक एसिड से शुरुआत होता है लिम्ब डेवलपमेंट। एंड जो ये जाइगोपोड्स एंड ओटोपोड्स जो लास्ट वाले पार्ट है वहाँ पे है वो WNT एंड जो FGF8 है उसका एक्सप्रेशन है वो चालू हो जाता है। सो कुछ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो ये हड्डिया के अकॉर्डिंग ये स्टाइलो जुगो एंड ओटो, जैसे कि ये कुछ इस प्रकार से है वो हड्डिया, यहाँ पे है वो, यहाँ पे है वो दूसरी हड्डिया यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो ओटोपोड्स की है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। जो बोन्स है, ठीक है, ये ओटो की एंड ये जाइगो की एंड ये स्टाइलो की। एंड यहाँ पे शुरू में हमने देखा था कि होक्स जीन है वो यहाँ पे है वो इनकी पैटर्निंग में हेल्पफुल होता है। वो किस प्रकार से होता है वो भी हम देखते हैं। जो कि हाइंड लिम्ब में, जैसे कि अगर हम बात करें लेग्स में, सो यहाँ पे वो जैसे कि हमने बात की स्टाइलोपोड्स। सो स्टाइलोपोड जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट, कोहनी से नीचे वाला जो पार्ट वाला, जैसे कि यहाँ पे वो पैटर्निंग में होक्स जीन है वो HOX9, यहाँ पे HOX9 है वो एंड HOX10 वो है जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं। एंड स्टाइलोपोड्स वाली ये जो बोन्स वगैरह पैटर्निंग में हेल्पफुल होता है। एंड ये जो बीच वाला जो जाइगोपोड्स है उसको कौन बनाता है, HOX11। HOX9 10 के बाद में HOX11 है वो बनाएगा इसको, जाइगोपोड्स को, इस वाले बीच वाले रीजन को, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से कुछ दो प्रकार की जो हड्डियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। अल्ना प्लस रेडियस यहाँ पे सॉरी है ना, फीमर जो बड़ी वाली रीजन हाइंड लिम्ब में हम देखते हैं फीमर है वो HOX9 एंड HOX10 से बन गई मान लो, ठीक है। यहाँ पे टिबिया फिबुला है यहाँ पे HOX11 से बन गई। यहाँ पे है वो आगे वाली जो फिंगर्स वगैरह है वो यहाँ पे है वो देखने को मिलती है। लास्ट में कौन बच गया, HOX11 के बाद में कौन आएगा, HOX12, ओके। सो HOX12 यहाँ पे है वो देखने को मिलता है। एंड अंगूठे के पास में हमने देखा ही कि HOX13D भी है वो यहाँ पे देखने को मिला था, HOX13 मान लो, ठीक है। सो HOX13 एंड HOX12 ये बाद में जो लास्ट वाला जो ओटोपोड्स वाला रीजन है वो यहाँ पे इस प्रकार से पैटर्निंग है वो देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा
फीमर यहाँ पे, फिर जो टिबिया फिबुला जो बन रही है यहाँ पे, जो फिर अल्ना रेडियस ये भी बनेगी, ठीक है। जो रेस्ट जो फिंगर वगैरह एंकल टोइज वगैरह है वो इस प्रकार से हॉक्स जीन है वो इनको इंड्यूस कराता है, ठीक है। अब जो बीच में जो अल्ना और रेडियस वाली जो बोन्स है वो बन रही है, हॉक्स 11 बना रहा है। सो म्यूटेशन केस में देखने को मिल सकता है कि हॉक्स 11 में डबल म्यूटेंट हो गया, म्यूटेशन हो गया। सो यहाँ पे है वो रेडियस और अल्ना देखने को ही नहीं मिलेगा। सो ये बीच वाला पार्ट गायब कर दीजिएगा, सीधा जो स्ट्रक्चर बने वो बना दीजिएगा, ठीक है। सो वो वाला जो स्ट्रक्चर वो बनेगा, यहाँ पे रेडियस अल्ना वो नहीं बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट वाले म्यूटेशन केस बन सकता है कि यहाँ पे है वो हॉक्स 13 है, हॉक्स A13 में म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा, वो फिंगर और टॉयज वगैरह वो माल फॉर्म उसमें गड़बड़ी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। हॉक्स 13 में अगर म्यूटेंट हो गया सो इनमें है वो गड़बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड जो और भी बात करें तो, और इसी वाली जो म्यूटेशन केस में हमें देखने को मिला जो मेल फीमेल में जो यूरिथ्रा जेनाइटल प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड होमोजाइगस हॉक्स D13 होमोजाइगस हॉक्स D13 म्यूटेंट अगर यहाँ पे वो होमोजाइगस म्यूटेंट हम देख रहे हैं, सो यहाँ पे वो देखने को क्या मिलेगा, जो फिंगर्स है वो जॉइंटेड फिंगर है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इस वाले म्यूटेशन होने के कारण जो फिंगर्स है वो जॉइंटेड है वो देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ है वो यूरोजेनाइटल सिस्टम में है वो माल फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखो यूरिथ्रा वाली जो प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है यहाँ पे हॉक्स A13 में, एंड यहाँ पे हॉक्स D13 में है वो, यहाँ पे हमने बात की जो किस में प्रॉब्लम मिल रही है, यहाँ पे यूरोजेनाइटल जो सिस्टम है उसमें वो सिस्टम में वो प्रॉब्लम वो देखने को मिल रही है। ये बात है वो ध्यान में आपको नोट कर लीजिएगा आप, ये बात है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो देखो जो लास्ट में हम जो डेक्टाइला जो बना रहे हैं, अंगुलियाँ जो बना रहे हैं, ठीक है। सो उसका जो फॉर्मेशन जब लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान जो AR से जब फॉर्मेशन हो रहा है, सो वहाँ पे वो ये सारी अंगुलियाँ वो अलग अलग पहले से ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये बीच में है वो सेल्स भी रहती है, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स जो रहती है, कार्टिलेज वगैरह, सो ठीक है, उनको वो डिग्रेड करना भी होता है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स रहती है, ठीक है, इंटरडिजिट मेसेनकाइमल्स, ठीक है, इंटरडिजिट यानी डिजिट के बीच में इंटरडिजिट जो मेसेनकाइमल होते हैं, सो उसको है वो डिग्रेड भी कराना होता है उनको, बिकॉज अंगुलियाँ वो सेपरेट हो जाए, सो उनको है वो अपोप्टोसिस है वो कराना होता है। सो वो किस प्रकार से होता है वो भी हम है वो देखते हैं। यहाँ पे एक सिग्नलिंग यहाँ पे है वो चलती है, एक सिग्नलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो BMP जो प्रोटीन है वो यहाँ पे कार्टिलेज जो हमने देखा, जो बीच में हमने देखा अंगुलियों के बीच में, जो वो कार्टिलेज को है वो इंड्यूस करवाती है। एंड WNT1 एंड WNT ऑब्वियसली WNT बीटा केट पाथ में दोनों साथ में चालू होते हैं, सो वो भी है वो इसको वो इंड्यूस कराते हैं। लेकिन ये साथ में है वो DKK1 को भी है वो इंड्यूस कराते हैं। ये जो प्रोटीन है DKK1 ये दोस्तों है वो स्टूडेंट्स वो यहाँ पे अपोप्टोसिस है वो कराता है, ठीक है, अपोप्टोसिस है वो कराता है। सो कुछ इस प्रकार से वो सिग्नलिंग चालू होती है। एंड ये जो इसको है वो BMP4 इसको भी DKK1 को भी है वो इंड्यूस कराती है ताकि अपोप्टोसिस हो जाए। अपोप्टोसिस होने के बाद में ये जो है ये जो DKK1 है वो इसको इस वाली सिग्नलिंग को रोकता भी है WNT बीटा केट को, बिकॉज अब जो रोकेगा तो ये कार्टिलेज ये फॉर्मेशन इतना होगा नहीं। यहाँ पे अपोप्टोसिस भी इसका होगा ताकि वो डिजिट है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा अलग अलग हो जाए, ठीक है। इस वाली एक सिग्नलिंग को FGF वाली जो सिग्नलिंग है AER से जो आती है, ठीक है, वो भी इसको इंड्यूस कराती है DKK1 को। सो कुल मिला के DKK1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना अपोप्टोसिस कराने के लिए। उन सेल्स को अपोप्टोसिस जब हम कराएंगे तभी तो अंगुलियाँ अपनी अलग अलग होगी, है ना, नहीं तो जुड़ी हुई आ जाएगी, ठीक है। सो ओके, सो जब ये एक्टिवेट होता है यहाँ पे WNT बीटा केट को रोक दिया जाता है। अब ये कार्टिलेज जो कि कार्टिलेज को फॉर्मेशन में हेल्पफुल था उसको रोक दिया जाता है। यहाँ पे अपोप्टोसिस इसका करा दिया जाता है ताकि अंगुलियाँ वो अलग अलग हो जाए। यहाँ पे जैसे कि चिक वगैरह में किसी में वो जो वेब्ड जो लेग्स है वो देखने को मिला, इनमें है वो प्रोटीन में अगर म्यूटेंट अगर देखने को मिलेगा म्यूटेंट अगर होगा तो वेब्ड जो पैर वगैरह है वो देखने को मिलेगा। वेब्ड यानी जो इनमें जो बीच वाली जो है वो यहाँ पे नष्ट नहीं होगी कार्टिलेज, यहाँ पे जो जुड़ी हुई काइंड ऑफ है वो देखने को मिलेगी। मान लो BMP म्यूटेंट हो गया, सो किसी प्रकार के म्यूटेंट से यहाँ पे वेब्ड है वो यहाँ पे लेग है वो देखने को मिला। अब जो डक होती है, ठीक है, सो डक में एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे डक है, डक में है वो
एक ग्रिमलिन नाम का है वो एक प्रोटीन होता है जो कि बीएमपी को है वो रोकता है, ठीक है गाइस। सो स्टूडेंट्स, बीएमपी को रोकने के कारण होता क्या है, जो बीएमपी मीडिएटेड जो अपोप्टोसिस होती है वो भी है वो इनिबिट हो जाती है, जिसके कारण जो डक में है वो पैर आप देखते हो डक में, ठीक है, वो वेव्ड होते हैं ताकि उनको है वो स्विमिंग में है वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, तो थोड़ा पानी में चलने में। सो वो इसमें है वो और वो चिक में भी यही देखने को मिला कि चिक में भी है वो अगर ग्रिमलिन मीडिएटेड बीएमपी वो इनिबिट करा दे तो वहाँ पे भी है वो थोड़ा वेव्ड है वो लेगा वो देखने को मिलता है। सो बीएमपी मीडिएटर जो अपोप्टोसिस उसको रोकने के कारण है वो थोड़ा इस प्रकार से म्यूटेशन केस देखने को मिलता है, बीएमपी को ग्रिमलिन है वो रोकता है। सो फाइनली हमने सारा कुछ है वो लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में है वो पढ़ लिया है। सो इसके अलावा क्या ही आएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप प्रो बन जाओगे। आप ये सीरीज़ को देखते रहिए, बस प्लेलिस्ट में डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट चल रही है, उस पर चैनल पे जाके। सो हमने सारा कुछ पढ़ लिया, सारे जीन्स सारे किस प्रकार से ऑटो जाइगो पोर सारे किस प्रकार से बनते हैं, WNT FGF। सो इससे बाहर है वो नहीं आने वाला है, अब आपका JRF पक्का है, ठीक है। सो चलो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके, बाय बाय।